स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज इस वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन और बंगाल के विभाजन के कारण भारत में एक आंदोलन उत्पन्न हुआ जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इसकी चर्चा आज हम इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आते हैं और कॉन्सेप्ट जो समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वो सब आज हम इस वीडियो में जो है समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके कारण क्या थे, सरकार के अलग कारण थे, एक्चुअल कारण कुछ अलग था, वो सब चीज़ हम लोग समझेंगे। कांग्रेस उस समय था, उन्होंने क्या किया, उसकी प्रतिक्रिया क्या रही, आंदोलन का स्वरूप क्या रहा, मतलब कि आंदोलन में विरोध के किस तरह के तरीके इस्तेमाल किए गए, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। बंगाल के बाहर ये आंदोलन फैला तो उसका नेतृत्व किसने किया, कैसा रहा बाहर बंगाल के बाहर ये आंदोलन, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। असफलता के कारण क्या रहे और लास्ट में एक थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस के जैसा ही कुछ मूल्यांकन देख लेंगे हम, ताकि एग्ज़ाम में कुछ अगर ऐसा है तो हम लोग उसको कवर अप कर सकें। आइए देखते हैं इसको। तो देखो, बात हो रही है 1905 की। 1905 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो जुलाई 1905 में अंग्रेजी सरकार बताती है कि ये जो बंगाल है आपका, उसको हम दो भागों में जो है वो बांटने जा रहे हैं। और वो कब बांटेंगे, इसकी विभाजन की जो तिथि निर्धारित की गई वो था 16 अक्टूबर 1905। ये आपका बंगाल है। और ये जो बंगाल, ये जो पूरा बंगाल था, इसको सरकार ने कहा, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने कहा कि इस बंगाल को हम लोग यहाँ से दो भागों में बांट देंगे। एक हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, एक हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल। क्यों होगा, क्यों, अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसके जो रीजन्स वगैरह होंगे सब देखेंगे हम लोग। बट सरकार ने इतना कहा, इसके बारे में बताया कब, जुलाई 1905 में, और डेट रखा गया 16 अक्टूबर 1905। तो जुलाई 1905 में जब सरकार बताएगी तो लोग यहाँ पे चुप तो बैठेंगे नहीं, लोगों को बुरा लगा यहाँ पे, और लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल के विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन की तैयारी शुरू हुई और इसकी शुरुआत हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, मद्रास को क्यों नहीं बांटा, सवाल है ना ये। बॉम्बे को क्यों नहीं बांटा, ये सब भी राज्य थे, इसको क्यों नहीं बांटा, और बंगाल को ही सिर्फ क्यों बांटा गया। तो इसके पीछे सरकार ने अपने कुछ कारण दिए। सरकार का कारण क्या था कि सरकार ने बोला कि देखो, बंगाल जो है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा राज्य है। यानी कि यहाँ पे उस समय जनसंख्या हुआ करती थी बंगाल में 78 मिलियन के आसपास। 78 मिलियन का मतलब आप एक डॉट लगा दें इधर से, तो लगभग 8 करोड़ के आसपास जनसंख्या उस वक्त थी। और ये जनसंख्या जो है कुल जो ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त का 1/4 था। तो सरकार ने कहा कि देखो, ये जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हम संभाल नहीं पा रहे, बेसिकली प्रशासनिक समस्याएं इससे आ रही है, प्रशासन में भी प्रॉब्लम आ रहा है और बाकी चीज़ें आ रही है। तो क्या करते हैं, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में, 2 हिस्सों में इसको क्या करते हैं, यहाँ से जो हम लोग हैं बांट देते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमें भी प्रशासन चलाने में जो है वो आसानी होगी। ये सरकार का कहना था। बट क्या ये रीज़न था एक्चुअल? नहीं, ये तो सरकार की तरफ से एक तरह से स्पष्टीकरण के रूप में दे दिया गया, बट रीज़न ये नहीं था। रीज़न ये था, वास्तविक कारण जो था वो कुछ और था। समझो इस चीज़ को। देखो, ये है बंगाल। बंगाल के बारे में आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखोगे ना, तो अगर हम चलते हैं 1757 के आसपास, तो यहाँ पे होता है प्लासी, और प्लासी के बाद अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है बंगाल पे। बंगाल काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि धनी प्रांत था भारत का। तो इसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी सत्ता कायम होती है और धीरे धीरे 1857 होता है। लगभग यहाँ पे अब जाकर के कितने, लगभग 150 साल हो चुके हैं। इतने सालों में यहाँ पे जो है वो अंग्रेजी जो है, आप कह सकते हैं कि एक इंग्लिश कल्चर, अंग्रेजी तौर तरीके थोड़े से, मतलब कि 150 साल तो आप मत जाइए, बट 1830 के बाद से जो है, जब अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पे लागू की गई तो अंग्रेजी शिक्षा आई। और बंगाल में इसके कारण क्या हुआ, फर्स्ट टाइम बंगाल उन कुछ जगहों में से एक था जहाँ पे भारत में सबसे पहले जो है वो भारत में मध्यम वर्ग का, यानी कि मिडिल क्लास का, इंडियन मिडिल क्लास का जो है उदय हुआ। ये सब पढ़े लिखे लोग थे, और पढ़े लिखे लोग थे तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चीज़ों के बारे में, जो चीज़ सही थी उसको सही कहा, गलत को गलत कहा, इसके बारे में जागरूकता फैलाई। थोड़ा से राजनीतिक रूप से जो है ये सक्रिय हुए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई। आप देखेंगे कि जब
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ेंगे, खास करके भारतीय राष्ट्रवाद का जब विकास आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शुरुआती जितने राष्ट्रवादी होते हैं उसमें से अधिकांश लोग जो है वो बंगाल से थे। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो बंगाल में मध्यम वर्ग एक एग्जिस्ट कर रहा था जो कि काफ़ी जागरूक था, और ये भारतीय राष्ट्रवाद का एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल जो है भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया था। इससे सरकार जो है वो डरी हुई थी, चिंतित थी। अब देखो, जब राष्ट्रवाद जब बढ़ेगा, लोग अपने देश के बारे में सोचेंगे, ये समझेंगे कि जो अंग्रेज है वो विदेशी हैं, हमारे लिए सही से काम नहीं कर रहे, तो ये जो है बाकी लोगों को भी जागरूक करेंगे। बिहार में भी जाएगा ये, हालांकि बिहार तो बंगाल का ही पार्ट था, ये बॉम्बे में जाएगा, मद्रास में जाएगा, पंजाब में जाएगा, सब जगह जाएगा। ये लोग इसको एक तरह से प्रचार करेंगे। तो और इसके बाद पता नहीं कोई क्रांति हो जाए 1857 की तरह, तो ये अंग्रेजी सत्ता यहाँ से उखड़ जाए। तो इसको लेकर के सरकार जो है थोड़ी सी सचेत थी। तो सरकार ने सोचा कि इसको जो है क्यों ना कमज़ोर किया जाए, और कमज़ोर कैसे करेंगे, इसको विभाजन करके। विभाजन से क्या होगा, देखो, तो आपको ये बेसिकली समझ में आ गया ना कि बंगाल का विभाजन क्यों। असली जो रीज़न था वो था कि भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, है ना। अब विभाजन कैसे करेगी कि ये भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। देखो, समझो इस चीज़ को। सरकार ने सोचा, अपना उसकी जो प्लानिंग थी वो थी कि 2 आधारों पे हम बंगाल को बांटेंगे। पहला आधार था आपका भाषा के आधार पे, और दूसरा आधार था धार्मिक आधार पे, धर्म के आधार पे। तो भाषा के आधार पे क्या था कि जब ये देखो, इसको हमने 2 हिस्सों में जब बंगाल को बांटा, तो ये हो गया आपका पूर्वी बंगाल और ये हो गया आपका पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में आप ध्यान से देखो, पश्चिमी बंगाल में बंगाल आ गया आपका, जो आज का पश्चिम बंगाल आप जिसको बोलते हैं। उस समय का बिहार उसमें शामिल था, झारखंड का पूरा हिस्सा शामिल था, उड़ीसा जो है वो शामिल था। तो जैसे ही इस वाले बंगाल को हमने बांटा तो इसमें लगभग 37 मिलियन जो पॉपुलेशन था वो हिंदी बोलने वाले और उड़िया बोलने वालों का हो गया, और जो बंगाली पॉपुलेशन थी वो रह गई सिर्फ 17 मिलियन। आप समझो, बंगाली राष्ट्रवाद जो था वो, उसमें बहुत बड़ा योगदान था बंगाली भाषा का। जब बंगाली भाषा वाले यहाँ पे माइनॉरिटी बच जाएंगे, बहुत कम लोग बचेंगे और हिंदी और उड़िया ज़्यादा हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जो होगा वो बंगाली भाषा का जो प्रभुत्व है वो उस तरह से नहीं रह पाएगा, और अंततः जो है वो बंगाली राष्ट्रवाद, या फिर आप कहें कि जो उस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या होगा कि दब जाएगा, ख़त्म हो सकता था, है ना। तो ये हो गया भाषा के आधार पे कि हिंदी भाषी क्षेत्रों को क्या करो, बंगाली भाषी जो क्षेत्र है उसमें जोड़ दो, और बांग्ला भाषी जो जनसंख्या है उसको क्या करो, माइनॉरिटी में बना दो, अल्पसंख्यक बना दो। दूसरा था कि धार्मिक आधार पे कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे इसको बांटो, है ना। इधर वाला देखो, जो बंगाल होता, ईस्टर्न बंगाल, उसमें मुस्लिम्स ज़्यादा थे और इधर वाले में हिंदू ज़्यादा थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस जो है वो जब बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़े से सांप्रदायिक दंगे या फिर इसके होने के चांसेस है। तो इसके कारण से जो अब आपका फोकस जो है फिर वो दूसरी तरफ हो जाता। तो इस तरह की चीज़ जो है वो सरकार ने करने की कोशिश की, है ना। तो अब लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पे कांग्रेस होगी वो क्या करेगी, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो 1905 में ये चीज़ आई, जुलाई में मैंने आपको बताया 1905 में। तो 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने, और यहाँ पे जो है कांग्रेस ने इस जो बंगाल का विभाजन था उसको बहुत मतलब कि कड़ी निंदा, आप कह सकते हैं कि कड़ी निंदा उसने की। और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को जो है कांग्रेस ने मंजूरी दे दी कि नहीं भाई, आंदोलन तो करना पड़ेगा, ये तो गलत हो रहा है जो भी है। और इसको लेकर के 7 अगस्त 1905, ये डेट याद रखना है आपको, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित होती है, और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक यानी कि ऑफिशियल जो है वो घोषणा जो स्वदेशी आंदोलन की कर दी जाती है। तो डेट आपको याद रखना है कब, 7 अगस्त 1905 को जो है वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पे जो भाषण वगैरह देते हैं लोग, यहाँ पे सूर्यनाथ बनर्जी और भी नेता होते हैं। फिर आगे डेवलपमेंट होता रहेगा, और 16 अक्टूबर 1905 जो है वो विभाजन का दिन सरकार ने घोषित किया था। मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया, ये विभाजन का दिन था। इस दिन लोगों ने बड़ी मात्रा में उपवास रखा। सुबह सुबह लोगों ने उठ करके गंगा स्नान किया, नंगे पांव पदयात्रा की, क्या करते हुए, वंदे मातरम का गान करते हुए लोगों ने पदयात्रा निकाली। और यहाँ पे मनाया गया राखी दिवस, ये आप देख सकते हैं, राखी दिवस यहाँ पे मनाया गया। किस लिए, तो हिंदुओं ने मुस्लिम लोगों के कलाइयों पर जो है वो राखियाँ बांधी, और एक तरह से एकता को प्रदर्शित किया गया कि नहीं, हम लोग एक हैं, हम लोग यूनाइट हैं।
तो ये किया गया। जो वहाँ पे नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस जैसे नेता थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित किया, लोगों से आह्वान किया कि नहीं इसके खिलाफ कुछ किया जाए, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ेगी। तो और डिटेल में अगर नेता को देखें तो कांग्रेस में आप ऐसे देखो, कांग्रेस को 2 हिस्सों में ही बांटते हैं हम लोग, जब शुरुआती कांग्रेस को, बाद में नहीं, लगभग 1915 तक जो है वो हम ऐसे देखते हैं कांग्रेस को कि नरमपंथी होते हैं कांग्रेस में और गर्मपंथी होते हैं। यानी कि नरमपंथी को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट्स और गर्मपंथियों को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीमिस्ट। तो नरमपंथी नेताओं में से थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्र थे, पृथ्वी चंद्र राय थे, आनंद मोहन बोस इत्यादि नेता थे, है ना। और लाला लाजपत, ये गर्मपंथियों में लाल बाल पाल याद रखिएगा, लाल बाल पाल और घोष, लोगों को पता ही होगा इनके बारे में। 4 नेता यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये 4 नेता थे। तो इनका नेतृत्व बेसिकली ये लोग वहाँ पे सक्रिय थे स्वदेशी आंदोलन के समय में। आंदोलन में क्या क्या विरोध के तरीके इस्तेमाल किए गए, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे बहिष्कार का प्रयोग किया गया, विदेशी वस्तुओं का टोटल बहिष्कार किया गया, चाहे विदेशी कपड़ा हो, नमक हो, चीनी हो। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम में लोग चले गए। देखो समाज के अंदर तक ये जो है ना आंदोलन घुस गया था। हुआ क्या कि जो पुजारी वर्ग था उन्होंने कहा कि हम वैसी शादियाँ नहीं करवाएंगे जिनमें विदेशी सामान का जो है वो इस्तेमाल हुआ हो। जो कपड़ा धोते थे लोग, जैसे जो वाशरमैन थे, धोबी थे, उन्होंने कहा कि हम वैसे कपड़ों को नहीं धोएंगे जो विदेश से, मतलब जो विदेशी कपड़े हैं उसको हम लोग नहीं धोएंगे। मतलब इस तरह की चीज़ें जो भी है समाज में मतलब समाज में क्या स्वदेशी आंदोलन में हो रही थी। आप समझ लें कि लोग मना कर रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे। लोगों ने मना कर दिया कि वैसे शादियों में मत जाओ जहाँ पे विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा हो। तो कौन पागल होगा जो विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। तो बड़े पैमाने पर यह फैला। सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गई, समितियों का गठन किया गया। जैसे उस समय अश्विनी कुमार दत्ता थे, उन्होंने एक समिति का गठन किया, स्वदेश बांधव समिति। और ये जो समितियां थी वो एक चीज़ करते थे, जो जादुई लालटेन या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं मैजिक लैंटर्न शो, ये तरह का शो होता था। यहाँ पे लोगों को जो है वो इन समितियों के द्वारा जो है वो जागरूक किया जाता था, राजनीतिक तौर पे सक्रिय बनाया जाता था और आंदोलन में ये लोग योगदान अपना दे रहे थे। इस तरीके से सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, स्टूडेंट ने छोड़ा। सरकारी सेवा में जो लोग थे उन्होंने उसको छोड़ दिया। उपाधियों का त्याग किया गया, जो जैसे सर की उपाधि दी गई, किसी को नाइटहुड की या फिर किसी और चीज़ की, राय बहादुर, रायचंद, ऐसा उपाधियाँ पहले मिलती थी, छोड़ा गया उसको। न्यायालयों का जो है बहिष्कार किया गया। विधान परिषद यानी विधायिका जो उस वक्त थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका बहिष्कार किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद और क्या हुआ कि जो उस समय पारंपरिक त्यौहार थे, आज भी जो भारत में पारंपरिक त्यौहार हैं, सार्वजनिक स्थानों पे जो मेला लगता है, उसका इस्तेमाल आंदोलन के लिए किया गया। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं, ये 2 उत्सवों, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का आयोजन करते हैं इस आंदोलन को जो है वो सपोर्ट करने के लिए। हालांकि इस पर विवाद भी कुछ है कि यहाँ पे जैसे हिंदू बहुल मतलब कि इस तरह का स्वरूप जो है वो प्रदान करने की कोशिश की गई इस बंगाल विभाजन आंदोलन को, मतलब स्वदेशी आंदोलन को। और इसलिए यहाँ पे थोड़े से मुस्लिम्स जो है वो थोड़े से जो है वो साइड हुए। तो एक तरह की का क्रिटिसिज्म है, आप कह सकते हैं, इस आंदोलन से जो निकला कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। बाद में देखेंगे थोड़ा सा क्या हुआ इसका इफेक्ट। और क्या हुआ कि देखो, आपने बोला कि हम जो विदेशी वस्तु है उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो भाई नमक अगर विदेशी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपको नमक अपना बनाना पड़ेगा ना खुद के लिए। नमक तो खाओगे, चीनी तो खाओगे, इस तरह से चीज़ें। तो इसके लिए स्वदेशी वस्तुओं पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया और इन चीज़ों के लिए स्वदेशी उद्योगों की भी जो है वो स्थापना की गई। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जानकी दास लाहौर, मतलब कंपनी लाहौर, इस तरह से चीज़ें। तो ऐसे ऐसे फैक्ट्रीज जो है वहाँ पर बहुत सारी स्थापित हुई। बहुत सारे स्वदेशी बैंकों की स्थापना की गई। शिक्षण संस्थान बने स्वदेशी, जहाँ पे राष्ट्रवादी शिक्षा जो है वो मतलब दी जाने की बात की गई। तो जैसे अब छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाओगे तो जब अब वो पढ़ेंगे तो ज़रूर ना, वो लोग बैठे तो रहेंगे नहीं। तो उसके लिए स्वदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। जैसे अरविंद घोष ने वहाँ पे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। इसी तरह से बिहार में, यूपी में भी कई जगहों पे जो है वो स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाती है। देशभक्ति गीतों की रचना की गई ताकि लोगों में जो है वो देशभक्ति की भावना का प्रसार हो। इसमें प्रमुख थे रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, ऐसे गीतकार प्रमुख थे। इसी समय जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो गीत लिखते हैं बहुत फेमस, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। तो आमार सोनार बांग्ला बहुत फेमस होता है और बाद में ये बांग्लादेश का जो है वो
राष्ट्रगान भी बनता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है हमारा सोनार बांग्ला। इसी समय स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो लिखा था। तो भागीदारी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। लगभग समाज का हर वर्ग जो है इसमें शामिल होता है। मध्यम वर्ग भी इसमें होता है, मुस्लिम्स होते हैं, महिलाएं, विद्यार्थी, जमींदार, जो रूरल पॉपुलेशन होता है वो भी इसमें जो है वो शामिल होते हैं इसमें। उसके बाद बंगाल से बाहर भी आंदोलन जो है वो फैलता है। तो कौन कौन इसमें देख रहे थे वहाँ पे देखो, बॉम्बे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव आयोजित करते हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक। मद्रास में इसका नेतृत्व कर रहे थे चिदम्बरम पिल्लई। पंजाब में लाला लाजपत राय थे। एक और नाम ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, अजीत सिंह का। अजीत सिंह भी वहाँ पे पंजाब में थे। अजीत सिंह हैं भगत सिंह के चाचा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अजीत सिंह थे। और दिल्ली में थे ये सैयद हैदर रजा। आंदोलन देखो जो उद्देश्य था आंदोलन का कि बंगाल विभाजन को वापस लिया जाए, पर वो हो नहीं पाता है। हालांकि 1911-12 में जाकर के 11-12 के आसपास में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाता है मतलब। पर देखो आंदोलन तो असफल ही कहेंगे ना, क्योंकि उस समय नहीं लिया गया। बाद में सरकार को जो लगा होगा वो लगा होगा, उसका क्या पता, बट उस समय नहीं हुआ, आंदोलन असफल हुआ। तो असफलता के कारण क्या क्या रहे, तो एक तो देखो सरकार ने काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है दमन चक्र चलाया, लोगों को जो है वो पीटा, जो भी करना था दमन चक्र वही होता है, दमन किया, लोगों का रिप्रेशन किया। और जो सबसे घातक हुआ इस आंदोलन के लिए वो क्या था देखो, वो था कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस टूट गई। और ये सबसे ज़्यादा जो है बहुत बड़ा झटका रहा इस आंदोलन के लिए। हुआ क्या देखो, मैंने आपको जो कांग्रेस वाला जो वीडियो था उसमें भी आपको इसके बारे में बताया था। अगर आपने कांग्रेस का नहीं देखा है तो आप जाकर के आई बटन पे जो क्लिक करके यहाँ पे मिल जाएगा आपको, वो देख सकते हो। पर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ। देखो कांग्रेस में दो तरीके के लोग थे, मैंने आपको पहले भी बताया। एक थे गरम दल वाले, नरम दल वाले, एक थे गरम दल वाले। नरम दल वाले मतलब मॉडरेट्स, और ये एक्सट्रीमिस्ट थे गरम दल वाले। तो नरम दल वालों में ये लोग आप देख सकते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, के मित्र थे, आनंद मोहन बोस थे, दादा भाई नौरोजी जैसे लीडर थे। और गरम दल वालों में ये जो चार लोग मैंने आपको बताए, लाल, बाल, पाल और घोष, ये चारों की चौकड़ी जो है वो गरम दल में थी। तो इन दोनों के बीच, ये नरम दल और गरम दल के बीच जो है वो आंदोलन की रूपरेखा क्या होना, उसको लेकर के जो है वो काफ़ी विवाद पहले से था। जैसे ये नरम दल वाले बोल रहे थे कि बंगाल के बाहर ये आंदोलन को मत लेके जाओ, स्वदेशी आंदोलन को। बंगाल का आंदोलन है भाई, बंगाल की बात है, बंगाल में रहने दो। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये भारत की बात है, भारतीयों की बात है, बंगाल में क्यों रहेगा, इसको हम लोग और भी हिस्सों में लोगों को बताएंगे जाकर के कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है। उसके बाद से जो फॉर्म और में जैसे कि बहिष्कार इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए, कपड़ों के का बहिष्कार, ये इस तरह से जो चीज़ें हो रही थी, ये लोग लिमिट पे रखना चाहते थे नरम दल वाले। जबकि ये जो है गरम दल वाले बिल्कुल जो है वो एक्सट्रीम तक जा रहे थे कि नहीं, हम लोग पूरी तरह से जो है वो बहिष्कार करेंगे। तो इसको लेकर के मतभेद था। उसके बाद एक और विवाद था देखो, एक विवाद ये था कि ये जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि उसका कोई आदमी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बने, है ना। हालांकि ये लोग शुरुआत से ही, जब आंदोलन 1905 में शुरू हुआ उसी समय से इनकी विचारधारा थोड़ी चल रही थी कांग्रेस में। बट ये लोग चाहते थे ना कि प्रेसिडेंट भी हमारा आदमी बने, ऐसा नहीं होगा कि ये लोग सिर्फ प्रेसिडेंट बनते रहेंगे, हम में से कोई नहीं बनेगा। तो ये लोग 1905 से ही जो है वो कोशिश कर रहे थे। अब देखो 1905 में जब भी ये लोग कोशिश करेंगे 1905 से, तो नरम दल वाले जो है कुछ ना कुछ जो है वो पैतरा अपनाएंगे और अड़ंगा लगा देंगे। तो 1905 में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें बनाओ प्रेसिडेंट, हम में से किसी एक को या हमारे लोगों को बनाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो नरम दल वाले थे, इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले का जो है वो नाम आगे कर दिया। अब काफ़ी सीनियर लीडर थे, तो उनके बाद उनका विरोध तो किया नहीं जा सकता। तो ये गरम दल वाले ने कहा कि चलो 1905 में तो नहीं, 6 में बन लेंगे ना, छोड़ देते हैं अभी, मन महसूस कर बेचारे ये रह गए। फिर 1906 आया। अब 1906 आया तो फिर उन्होंने पैतरा खेला। अब इन्होंने दादा भाई नौरोजी को जो है वो अध्यक्ष के पद के लिए जो है वो एक तरह से नाम जो है नाम आगे किया गया। अब क्या है कि फिर काफ़ी सम्मानित लीडर थे ये, तो अब फिर से ये लोग मन महसूस कर रह गए कि अब क्या बोलेंगे, कि दादा भाई नौरोजी को जाकर बोले कि नहीं नहीं, आपको हम बनने नहीं देंगे। काफ़ी सम्मानित नेता थे ये दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, तो नहीं विरोध कर पाए। फिर मन महसूस कर रह गए 1906 में भी। 1907 में बोला कि इन्होंने कि अब तो हम बनेंगे, इस बार कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं सुनना हम लोगों को, हमें बनाओ, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है हम लोगों में से किसी एक को दो। लेकिन फिर से यहाँ पे 1907 में क्या होता है, सूरत में अधिवेशन होता है, और यहाँ पे रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष,
बोस तो रास बिहारी बोस वगैरह जो जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था, बाद में वो भारत आज़ाद हिंद फौज से जुड़ जाते हैं जा करके, तो वो नहीं है, रास बिहारी घोष बन जाते हैं। और यहाँ पे जो है अब इनका जो है वो पानी सर से ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जूता चप्पल कुर्सी उर्सी सब जो है कांग्रेस के अधिवेशन में चलता है। समझो इस चीज़ को, इतना सम्मानित जगह कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और वहाँ पे जूता चप्पल चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन वहाँ पे रही होगी। और अंततः कांग्रेस जो है वो टूट जाता है। और इस घटना को हम लोग सूरत फूट या फिर सूरत स्प्लिट के नाम से जो है वो जानते हैं। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि जो गर्मपंथी होंगे उसको कांग्रेस से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये जो 4 लोग होंगे उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। और सरकार जो है वो देख रही होती है ध्यान से इस चीज़ को सारा, है ना। तो देखो जो लोग थोड़े हिंसा या फिर थोड़े उग्र लोग होते हैं उनके लिए सरकार तो बल प्रयोग करेगी। तो सरकार जो है इनके खिलाफ अपना जो भी करना होता है करती है, दमन करती है। और बेचारी ये तो नरमपंथी जो होते हैं तो पत्र वगैरह में प्रेम पत्र लिखते हैं सरकार को, मतलब प्रेम पत्र नहीं लिखते बट पिटीशन डालते हैं ये सब। तो इनका कुछ सरकार करती नहीं, क्योंकि ये सरकार भी इनको अच्छा ही मानती है कि चलो कोई दिक्कत इन लोगों से नहीं है हमें, लेकिन इन लोगों को नहीं छोड़ेगी सरकार। तो बाल गंगाधर तिलक पे जो है वो देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, उनको जेल होती है। लाला लाजपत राय जो होते हैं वो पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं उस समय, छोड़ छाड़ करके जब चीज़ें देखते हैं तो। और अरविंद घोष जो होते हैं राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। तो एक तरह से इन लोगों का ब्रेकअप होता है। और इसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन होगा बिल्कुल जो है वो दब जाएगा, बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि देखो जो नरमपंथी यहाँ नेता बचेंगे, और नरमपंथी नेताओं का जो लोगों में उतना पकड़ नहीं था, लोगों के बीच जो है उसका आधार जो है वो बहुत सीमित था। जितना आधार था ज़्यादातर जो है वो गर्मपंथी नेताओं का था, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कोई वैसा नेता नहीं बचेगा जो लोगों को एकजुट कर सके, लोगों में एक तरह से मजबूती का संचार करवा सके देशभक्ति का। तो धीरे धीरे 1908 तक आते आते आंदोलन जो है वो ख़त्म हो जाता है और ये इस तरह से ये आंदोलन असफल होता है। थोड़ा देख लेते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं भाई क्या रहा, कुछ निकला इससे, कुछ अच्छा चीज़ या बुरा चीज़। तो हुआ क्या कि फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी संख्या में समाज के लगभग हर वर्ग की भागीदारी जो है इसमें होती है। देखो बहुत बड़े पैमाने पे लोग 1857 में भी शामिल हुए थे, बट ये आम लोग नहीं थे, ये नॉर्मल पीपल नहीं थे। इसमें से ज़्यादा राजे रजवाड़े थे, जमींदार थे, ये सब लोग थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि महिला भी है, स्टूडेंट भी हैं, सब लोग हैं, मिडिल क्लास भी है। 1857 में तो बिल्कुल मिडिल क्लास नहीं थे, ठीक है ना। तो मध्यम वर्ग भी होता है, मुस्लिम्स भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, विद्यार्थी, जमींदार, ग्रामीण सब होते हैं इसमें। और ये इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ क्या थी कि ये सिर्फ राजनीतिक आंदोलन तक ये आंदोलन सीमित नहीं था, बल्कि बाकी सारे डायमेंशंस भी इस आंदोलन के देखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ उद्योगों का विकास हुआ, साहित्य, यहाँ पे राष्ट्रवादी साहित्य का निर्माण हुआ बड़े पैमाने पे, संगीत लिखे गए, संगीत कंपोज किए गए, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान बने। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ विरोध कर रहे थे कि नहीं बंगाल विभाजन को वापस लो। यहाँ पे एक तरह से कुछ अल्टरनेटिव्स भी जो है वो लोगों ने अपनाया। और इकोनॉमिक डायमेंशन आप देख सकते हैं, अगर उद्योग बन रहे हैं तो यहाँ कल्चरल स्फीयर में भी विकास हुआ, कल्चरल, और यहाँ पे एजुकेशनल स्फीयर में भी विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी हुई वहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन करके लोगों ने देखा तो लोगों को पता चला कि अगर हम लोग साथ हो जाएं, अगर हम लोग यूनाइट हों तो अंग्रेज़ों को जो है, अंग्रेज़ों का कुछ किया जा सकता है, इनका कुछ इलाज किया जा सकता है। तो सरकार का जो डर था, अंग्रेज़ों का जो डर था, उस डर में लोगों के बीच जो है वो कमी आई, है ना। लेकिन ये तो हो गया पॉजिटिव, ये तीनों जो है वो पॉजिटिव हुआ। एक नकारात्मक चीज़ भी हो गई यहाँ पे। नकारात्मक चीज़ क्या हुई कि जो ज़्यादातर जो हायर मिडिल क्लास था, है ना, मुस्लिम जो खास करके थे, वो इस आंदोलन से अलग रहे। और 1906 में आप देखो कि 1905 में जो है 1905 में आंदोलन जो है वो शुरू होता है और 1908 तक चलता है। और बीच में ही देखो आप 1906 में ही ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा। तो जो आपने राखी बांधी थी ना, उस पे तो एक तरह से झटका था ना कि हम लोग यहाँ पे दावा कर रहे थे अंग्रेज़ों के सामने कि हम लोग एक हैं, यूनाइट हैं, और यहाँ पे इस तरह की घटना होती है। तो एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट रहा, फुटफॉल रहा। तो ये था स्वदेशी आंदोलन के बारे में जो इम्पोर्टेंट हो सकता था, हमने देखा यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए और क्या बेहतर तरीके से लाया जा सके। जो भी आप इस वीडियो के बारे में सोचते हैं कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो आप कमेंट में नीचे बताएं। और इसको शेयर करें, जो भी हिंदी मीडियम के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है खास करके, उसको शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो चैनल पर आती रहेगी तो इससे आप लोग फ़ायदा लेते रहें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।